हे गाइस, वेलकम बैक टू कलेर्स क्लासेस। आज हम करने वाले हैं बिजनेस लॉ का चैप्टर नंबर 11, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एक कॉन्ट्रैक्ट जब किया जाता है दो पार्टीज के बीच में, जब एक कॉन्ट्रैक्ट होता है तो दोनों ही पार्टीज की कुछ ऑब्लिगेशंस होती हैं और वो उन्हें फुलफिल करनी होती हैं। तो जब दोनों ही पार्टीज अपने रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर दें तब कॉन्ट्रैक्ट को क्या माना जाता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो परफॉर्म हो गया। तब परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर एक प्रोमिसर ने ऑफर किया है परफॉर्मेंस के लिए किसी प्रोमिस का और जो ऑफर है वो एक्सेप्ट नहीं करता प्रोमिस, तो जो प्रोमिसर है वो भी बाउंड नहीं है, वो भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है नॉन परफॉर्मेंस के लिए, और ना ही वो अपने राइट्स को लूज कर रहा है उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो उसके राइट्स है। अगर एक पार्टी जो है कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस से पहले ही डाई हो जाती है तो जो उसकी ऑब्लिगेशन है वो फुलफिल करी जाएंगी उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो दो वेज में फुलफिल हो सकता है, दो रास्ते हैं कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के। पहला है एक्चुअल परफॉर्मेंस और दूसरा है हमारा अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। फर्स्ट एक्चुअल परफॉर्मेंस में क्या होता है कि व्हेन ईच पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज फुलफिल्ड हिज ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, इट इज टर्म्ड एज एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जब दोनों ही पार्टीज अपनी ऑब्लिगेशंस फुलफिल कर दें एक कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड तब उसे बोला जाता है एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ए ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ कि वो उसे अपना हॉर्स सेल करेगा और बी ने बोला कि मैं पेमेंट कर दूंगा। एक डेट को एक टाइम डिसाइड कर लिया उन्होंने और उस टाइम पे जो ए है उसने उसको बी को हॉर्स दे दी और बी ने जो है पेमेंट कर दी। तो क्या हुआ, दोनों ही पार्टीज ने अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल कर दी तो एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारी हो गई। तो इसे ही बोला जाता है हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस, जब दोनों पार्टीज अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल कर दें। नेक्स्ट है हमारा अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस और ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। Sometime a promiser might offer to perform his obligation at the proper time and place। कई बार प्रोमिसर क्या है ऑफर करता है परफॉर्म करने के लिए ऑब्लिगेशन एक प्रॉपर टाइम और प्लेस पे, लेकिन प्रोमिसर जो है वो उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करता। व्हेन अ पर्सन हु इज बाउंड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट बाय लॉ, जब एक पर्सन बाउंड है एक कॉन्ट्रैक्ट के अंडर लॉ के द्वारा परफॉर्म करने के लिए एक सर्टेन एक्ट, तो वो इन्फॉर्म कर सकता है प्रोमिसी को उसका इंटेंशन उस ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करने का। उस ऑफर को बोला जाता है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस और टेंडर। टेंडर जो है हमारा वो एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं होता, ये इट इज ओनली अ प्रपोजल टू परफॉर्म द ऑब्लिगेशन। ये सिर्फ एक प्रपोजल रखा जाता है किसी के सामने ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट के अंडर। नेक्स्ट आता है हमारा असेंशियल्स ऑफ अ वैलिड टेंडर। पॉइंट है हमारा इसके एसेंशियल्स का, द टेंडर मस्ट बी अनकंडीशनल। टेंडर अनकंडीशनल होना चाहिए, कोई भी कंडीशन नहीं रखी जानी चाहिए इसके अंदर, तो वो उसी टेंडर को वैलिड माना जाएगा जो अनकंडीशनल होगा। नेक्स्ट है हमारा द टेंडर मस्ट बी फॉर द होल क्वांटिटी और द होल ऑब्लिगेशन। जो टेंडर है हमारा उस वो पूरी क्वांटिटी का होना चाहिए और पूरी ऑब्लिगेशन का होना चाहिए। अगर एक टेंडर जो है उसकी परफॉर्मेंस जो इंस्टॉलमेंट में हो रही है तो जो प्रोमिसी है वो बाउंड नहीं है उस परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, ए ने प्रोमिस किया था बी को कि वो 2000 पे करेगा उसे ऑन अ सर्टेन डेट, लेकिन उस डेट को ए ऑफर कर देता है बी को कि मैं 1500 पे करूंगा। तो जो बी है वो बाउंड नहीं है लॉ के द्वारा कि वो एक्सेप्ट करे ए का ऑफर, क्योंकि जो उसकी परफॉर्मेंस है वो होल क्वांटिटी की नहीं है, ना ही वो अपनी होल ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर रहा है। तो जो टेंडर है वो होल क्वांटिटी और होल ऑब्लिगेशन का होना जरूरी है, तभी उसे वैलिड माना जाएगा। नेक्स्ट है हमारा द टेंडर मस्ट बी मेड एट द प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। इफ द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइज अ टाइम एंड प्लेस, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टाइम और प्लेस डिफाइंड है, स्पेसिफाई करा गया है, डिसाइड किया गया है, तो जो प्रोमिसर है वो बाउंड है उस, ये बहुत ज़रूरी है कि वो जो अपनी परफॉर्मेंस है वो उसी टाइम पे जो स्पेसिफाइड है और उसी जगह पे करे। अगर कोई भी टाइम या प्लेस स्पेसिफाई नहीं है तो द ऑफर शुड बी मेड ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स एट द प्रोमिसेस बिजनेस एड्रेस। जो प्रोमिसी का बिजनेस एड्रेस है अगर कोई टाइम और प्लेस स्पेसिफाई नहीं है तो जो उसके वर्किंग आवर्स हैं उसके अंदर जो है ऑफर करा जा सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा द प्रोमिसी मस्ट बी गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी फॉर वेरिफिकेशन। जो प्रोमिसी है उसे रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए वेरिफिकेशन के लिए कि वो जो उसे प्रोडक्ट मिला है, जो उसे गुड्स मिली है, जो भी मिला है वो उसे एक बार खोल के देख सके कि जो उसने मंगवाया था कि ये वही है, इनमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, तो उसे वेरीफाई कर लेना चाहिए। वेरीफाई करने के लिए थोड़ा टाइम उसे दे देना चाहिए।
क्या है कि रीजनेबल अपॉर्चुनिटी इंप्लाइज दैट द प्रोमिस शुड बी एबल टू सी, कि वो देख सके, उसके बारे में अपनी जजमेंट कर सके अबाउट द गुड्स कन्फर्मिंग टू हिज रिक्वायरमेंट, कि जो उसने ऑर्डर किया था क्या वही आया है, जो जिसकी उसे ज़रूरत थी वो कंफर्म कर ले कि जो उसने मंगवाया था वही है। एंड द प्रोमिसर्स कैपेसिटी टू डिलीवर द गुड एज पर द कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, क्या जो कंडीशंस में उसने गुड्स मंगवाया था उसी कंडीशंस में है या नहीं है, उनकी सही कंडीशन भी है, कहीं वो ख़राब तो नहीं हो गई, मतलब पूरी वेरिफिकेशन कर लेना, उसी के बाद वो प्रोडक्ट ले अपना। नेक्स्ट आता है हमारा, अ टेंडर मेड टू वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसेस इज अ वैलिड टेंडर। एक टेंडर में क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा जॉइंट प्रोमिसेस हो सकते हैं, कि क्या एक प्रोमिसर हो सकता है और वो बहुत सारे प्रोमिसेस के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ऑफर कर सकता है, और जॉइंट प्रोमिसेस के साथ भी कर सकते हैं, और जॉइंट प्रोमिसर वन प्रोमिसी के साथ भी कर सकते हैं। तो ये एक वैलिड टेंडर है, कि अगर एक प्रोमिसर ने जॉइंट प्रोमिसेस के साथ टेंडर कर रखा है तो वो एक वैलिड टेंडर है, उसे गलत नहीं माना जाए। नेक्स्ट आता है हमारा, इन केस ऑफ अ मनी टेंडर द ऑफर मस्ट बी मेड बाय द डेटर और हिज रिप्रेजेंटेटिव टू द क्रेडिटर और हिज रिप्रेजेंटेटिव एट द स्पेसिफाइड टाइम एंड प्लेस। जो ऑफर है वो किया जाना चाहिए डेटर या फिर उसके रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा क्रेडिटर के साथ या फिर क्रेडिटर के रिप्रेजेंटेटिव के साथ, जो टाइम स्पेसिफाई किया गया और जो प्लेस स्पेसिफाई किया गया है वहीं पर, एंड एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में जो टाइम और प्लेस डिसाइडेड है ना वहीं पे और उसी टाइम होना चाहिए। द ऑफर शुड बी फॉर द टोटल अमाउंट इन लीगल टेंडर मनी। जो ऑफर होगा वो टोटल अमाउंट का होना चाहिए लीगल टेंडर मनी के अंदर। द पेमेंट कैन ऑल्सो बी मेड बाय चेक। पेमेंट जो है वो चेक के द्वारा भी करी जा सकती है, इफ द प्रोमिसर डिसाइड टू एक्सेप्ट इट, अगर प्रोमिसर जो है वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है तो। नेक्स्ट आता है हमारा, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ प्रोमिसर टू परफॉर्म द प्रोमिस फुली, कि प्रोमिसर ने अगर रिफ्यूज कर दिया प्रोमिस को परफॉर्म करने से तो उसका क्या इफेक्ट होने वाला है। अरे अगर एक प्रोमिसर जो है रिफ्यूज कर देता है परफॉर्म करने से, तो जो प्रोमिस ही है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को उसी टाइम रेपुडिएट कर सकता है, जिस टाइम उसने परफॉर्म करने से रिफ्यूजल दिया है अपना, उसी टाइम वो उसे रेपुडिएट कर सकता है। लेकिन अगर उसने नेक्स्ट डे से ही कंटिन्यू कर दिया है तो प्रोमिस के पास ये राइट नहीं है कि वो उसे रेपुडिएट कर दे। नेक्स्ट आता है हमारा, बाय होम कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म, कि किस किस के द्वारा जो है कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया जाना चाहिए। परफॉर्मेंस बाय द प्रोमिसर हिमसेल्फ, प्रोमिसर जिसने ऑफर रखा था, जिसने प्रपोजल रखा था, उसी के द्वारा परफॉर्मेंस होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट विच इन्वॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ पर्सनल स्किल एक्सपीरियंस और डिलीगेंस ऑफ द प्रोमिसर, कॉन्ट्रैक्ट जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसकी पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है और उसने उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, तो जो करेगा उसकी परफॉर्मेंस जो है सिर्फ प्रोमिसर ही कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है जो कि किसी अदर पर्सन के पास नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है पेंटिंग बनाने का, तो अगर गुड्स की सेल करने की बात होती तो वो अपने एजेंट से भी करवा सकता था, बट यहाँ पे क्या बनाना है, उसे पेंटिंग बनाना है, तो क्या चाहिए, उसकी पर्सनल स्किल चाहिए, वो उसका एजेंट नहीं कर सकता, तो प्रोमिसर के द्वारा परफॉर्मेंस होना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है हमारा, परफॉर्मेंस बाय द एजेंट ऑफ प्रोमिसर। अभी परफॉर्मेंस बाय द एजेंट भी हो सकता है, एजेंट एक मिडल मैन भी हम उसे बोल सकते हैं, जो कि एक प्रोमिसर और प्रोमिसी के बीच में होता है एक एजेंट। अगर गुड्स सेल करनी है गुड्स की, तो जो प्रोमिसर है वो अपने एजेंट को दे सकता है और एजेंट जो है आगे उसे प्रोमिसी तक पहुंचा सकता है। तो परफॉर्मेंस जो है एजेंट के द्वारा इस चीज़ के लिए, सेल ऑफ गुड्स के लिए जिसके अंदर पर्सनल स्किल इन्वॉल्व नहीं है, उसके लिए जो है एजेंट के द्वारा करी जा सकती है। नेक्स्ट आता है हमारा, परफॉर्मेंस बाय द लीगल रिप्रेजेंटेटिव और हायर ऑफ द प्रोमिसर। लीगल रिप्रेजेंटेटिव की बात तभी आती है जब जो पार्टी है या फिर प्रोमिसर है जो है वो डाई हो जाता है, तभी उसकी जो परफॉर्मेंस है वो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव करेगा। नेक्स्ट है हमारा, परफॉर्मेंस बाय अ थर्ड पार्टी, की जो परफॉर्मेंस है वो थर्ड पार्टी के द्वारा भी करी जा सकती है। व्हेन अ प्रोमिसी एक्सेप्ट्स परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोमिस, जब प्रोमिसी है अगर उसने एक एक्सेप्ट कर ली अपनी परफॉर्मेंस किसी थर्ड पर्सन से, प्रोमिसर और प्रोमिसी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, परफॉर्मेंस करनी थी, तो प्रोमिसर ने क्या बोला कि थर्ड पर्सन कर देगा, तो थर्ड पर्सन ने क्या करी, प्रोमिसर ने थर्ड पर्सन को बोला कि आप ये परफॉर्मेंस कर दो, थर्ड पर्सन ने कर दिया, लेकिन
उसके बाद जो है प्रोमिसी जो है प्रोमिसर के पास नहीं जा सकता कि वो अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल करे, क्योंकि उसने जो है थर्ड पर्सन से वो परफॉर्मेंस करवा दी, तो अब वो उसके पास नहीं जा सकता कि आपने परफॉर्म नहीं किया। तो परफॉर्मेंस बाय अ थर्ड पार्टी भी हमारा हो सकता है। अंडर इंग्लिश लॉ व्हेन अ थर्ड पार्टी कैरीज आउट एन ऑब्लिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ द प्रोमिसर, इंग्लिश लॉ क्या कहता है इसके अंदर कि जो थर्ड पार्टी है अगर एक ऑब्लिगेशन कैरी करती है किसी प्रोमिसर के बिहाफ पे, तो ऐसी परफॉर्मेंस जो है आइदर भी ऑथराइज्ड बाय द प्रोमिसर के द्वारा ऑथराइज होनी चाहिए, और इट शुड बी रेटिफाइड बाय हिम आफ्टर द परफॉर्मेंस बाय अ थर्ड पार्टी। ऑथराइज का मतलब ये यहाँ पे कहना चाहते हैं कि जो प्रोमिसर है उसे पहले इन्फॉर्म करना चाहिए प्रोमिसी को कि मेरी जगह एक थर्ड पार्टी जो है वो परफॉर्म करने वाली है परफॉर्मेंस, क्या वो कर दे। अगर वो बोल देता है, अगर वो इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मैं एग्री करता हूँ कि थर्ड पार्टी कर देगी, तभी जो है थर्ड पार्टी के बिहाफ पे परफॉर्मेंस हो सकती है जब वो एग्री कर दे। इसी के साथ आज हम करते हैं अपनी वीडियो को एंड। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।